हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, आज फिर एक नए वीडियो के साथ बिहार बोर्ड 10वीं जमात दरख्शां दौम के चैप्टर नंबर 17 को जो है आज हम लोग हल करने वाले हैं और पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे एक ज़रूरी इल्तिमास है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम लोग पढ़ते हैं मनाज़िरे कुदरत, जो कि एक नज़्म है ना, सिन्फ के एतबार से एक नज़्म है। अब हम लोग बात करते हैं कि नज़्म किसको कहते हैं। नज़्म के बारे में मुख्तसर हम लोग समझते हैं, जो जहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो नज़्म जो है लुगत में लड़ी में मोती पिरोना, नज़्म का लुग़वी माना है लड़ी में मोती पिरोना। अब जो है सवाल जो है पूछा जाता है कि नज़्म हैअत के एतबार से कितनी किस्म है। नज़्म हैअत के एतबार से कितनी किस्म पर है, तो 4 किस्म पर है। आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, नसरी नज़्म और नज़्म मुअर्रा। ये चीज़ आप याद रखेंगे, आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, नसरी नज़्म और नज़्म मुअर्रा। ये नज़्म हैअत के एतबार से 4 किस्में हैं। अगर उर्दू की पहली अगर नज़्म पूछी जाए कि उर्दू की सबसे पहली नज़्म कौन सी है, तो चक्की नामा है ना। उर्दू की पहली नज़्म चक्की नामा, जिसको लिखने वाले हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज लिखने वाले हैं। और यहीं अगर जदीद नज़्म कह दिया जाए कि जदीद नज़्म के मूजिद कौन है, तो इसमें दो लोगों का नाम आता है। एक अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिनकी नज़्म है बरखा रुत। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जिनकी नज़्म है बरखा रुत, जो जदीद नज़्म में जिनका शुमार होता है। और दूसरी नज़्म है शब क़द्र, जिनको लिखने वाले हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जिनकी नज़्म है शब क़द्र। तो ये 2 नज़्म आप याद रखेंगे। जदीद नज़्म अगर पूछी जाए तो ये दो नज़्म का आता है। अगर मुतलक़न पूछ लिया जाए कि उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है, तो वो चक्की नामा है, जो ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज लिखे हुए। तो नज़्म के बारे में यही है। और नज़्म की मतलब कब वजूद में आए, तो 19वीं सदी है ना। 19वीं सदी जो है वो आप याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं मनाज़िरे कुदरत, जो कि चैप्टर नंबर 17 है, दरख्शां दौम के चैप्टर नंबर 17 है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे हर साल जो है सवाल पूछा ही जाता है। मनाज़िरे कुदरत, इसी का दूसरा नाम है मनाज़िरे फितरत, जो कि ये जो है एक नज़्म है, इसको आप याद रखेंगे है ना। अब देखते हैं इनको लिखने वाले कौन है। तो इनका पूरा नाम है पंडित बिरज नारायण है ना। पंडित ब्रिज नारायण, पंडित ब्रिज नारायण आप याद रखेंगे। इनका तखल्लुस अगर बात करेंगे है ना, तखल्लुस, चूंकि पूरा नाम जो है बहुत पूछा जाता है इनके बारे में। और इनके तखल्लुस के बारे में बात करें तो चकबस्त है ना। और इनकी पैदाइश बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1882 ईस्वी। 1882 ईस्वी फैज़ाबाद, जो कि यूपी में पड़ता है। इसी तरह पूछ लिया चकबस्त का ताल्लुक किस सूबा या किस रियासत से है, तो आपका एक ही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश है ना। फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद चूंकि इनके आबाओ अजदाद यानी चकबस्त के आबाओ अजदाद लखनऊ के रहने वाले थे, तो वहां से वो लखनऊ आ गए और इब्तदाई तालीम वहीं पर हुई है ना। इब्तदाई तालीम लखनऊ में हुई। और 1905 में जो है उन्होंने बीए का इम्तिहान अवेकिंग कॉलेज से, याद रखेंगे अवेकिंग कॉलेज है ना। इसको आप जो एक्स्ट्रा में बता रहा हूं उसको आप किसी कॉपी में जो है नोट डाउन करेंगे। अवेकिंग कॉलेज से उन्होंने बीए का इम्तिहान 1905 में पास किया। उसके बाद वकालत जो है, ये पूछा जाता है एग्जाम, इसलिए इसको मैंने नोट डाउन किया। वकालत जो है उन्होंने 1908 में पास किया है ना। आबाओ अजदाद का ताल्लुक लखनऊ से था, इसलिए चकबस्त लखनऊ चले आ गए, जिसको मैंने बताया है ना। उसके बाद चकबस्त जो है फितरी शायर थे। किस तरह है ना, अल्लाह ने जो जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं, ये कुदरती चीज़ पर जो है इनके बहुत ज़्यादा जो है वो शायरी हुआ करती थी। तो इसलिए चकबस्त जो है वो फितरी शायर थे है ना। उसके बाद चकबस्त ने 9 से 10 साल की उम्र में पहली गज़ल कही। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 9 से 10 साल की उम्र में हम सही से अपने मतलब हमारा पहनावा, हमें सही से बोलना तक नहीं आता है ना। उस उम्र में जो है चकबस्त ने जो है वो पहली गज़ल कही थी, ठीक है। उसके बाद चकबस्त जो है वो आतिश, गालिब और अनीस के शैदाई थे है ना। उनके तकलीद करने वाले थे, ठीक है ना, उनके तकलीद करने वाले थे। उनकी गज़लों में आतिश का रंग
याद रखेंगे, गजल में है ना आतिश का रंग और मुसद्दस पर, है ना, मुसद्दस पर अनीस की तकलीद का असर नुमाया है ना। गजल में जो है वो आतिश का रंग झलकता है ना, और मुसद्दस में जो है वो अनीस के तकलीद का असर जो है वो नुमाया है। उसके बाद अगर वफात के बारे में बात करें तो 1926 में, कहाँ पर, तो राय बरेली में। चूंकि वो वकालत करने के लिए जो है एक मुकदमा के लिए गए हुए थे राय बरेली, वहीं स्टेशन पर आए, राय बरेली के स्टेशन पर आए और उनके दिमाग पर जो है फालिज का असर हुआ, है ना। फालिज बोलते हैं लकवा, ठीक है ना, पैरालिसिस। तो दिमाग पर फालिज का हमला होने की वजह से जो है उनका इंतकाल हो जाता है 1926 ईस्वी में, चकबस्त का, याद रखेंगे। दाखिले निसाब जो नज्म है वो है मनाजिर कुदरत, मनाजिर कुदरत, जिसका दूसरा नाम है मनाजिर फितरत, मनाजिर फितरत। उसके बाद ये नज्म मंजरी शायरी, ये चीज याद रखेंगे। एक साल जो है ये बोर्ड में पूछा गया है ना, मनाजिर कुदरत जो है ये किस शायरी का बेहतरीन मिसाल है, तो मंजरी शायरी की बेहतरीन मिसाल है, मंजरी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। अंदर से पूरा जो है मवाद में लिया हूं, जहां जहां से सवाल पूछा जाता है ना, वहां से लिया हूं, इसलिए सारे पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे। ये नज्म मंजरी शायरी की जो है बेहतरीन मिसाल है, कौन, तो मनाजिर कुदरत। उसके बाद चंद अशार जो है इससे लिया गया है ना, इससे चूंकि नज्म तो बड़ी है ना, तो उससे लिया गया है। फिजाए कोह में ऐसी हवा समाती है ना, ये पहला मिसरा है। फिजाए कोह में ऐसी हवा समाती, कोह बोलते हैं पहाड़ को, है ना। अब बताते हैं ये मतलब कोह ये किस मौके से जो है ये नज्म लिखा गया है ना। फिजाए कोह में ऐसी हवा समाती है, बशर की रूह को राहत की नींद आती है ना। बस एक आलम हो चार सिमत तारी है ना, बस एक आलम हो चार सिमत तारी है, न शोरो शर है न दुनिया की आह वजारी है। असल में ये मनाजिर कुदरत जो है शायर यानी चकबस्त जो है ये देहरादून, है ना, ये उत्तरांचल की राजधानी है, उस इलाके से गुजर उनकी उस मनाजिर को देखते हुए जो है उन्होंने ये पूरी नज्म जो है इन्होंने लिखा है। और लिखा है कि फ़िज़ाए कोह, कोह बोलते हैं पहाड़ को, इसका माना भी याद रखेंगे, कोह का माना भी पूछा गया है। फ़िज़ाए कोह में ऐसी हवा समाती है, यानी वो जो पहाड़ी इलाका है, उत्तरांचल का जो पहाड़ी इलाका है ना, देहरादून का पहाड़ी इलाका है, उसका नक्शा जो है इस पूरी नज्म में जो है खींचा गया है। और खुदा की कुदरत का जो है जो मनाजिर है उसमें जो है इस नज्म में बखूबी जो है उन्होंने बताने की कोशिश की है। फ़ज़ाए कोह में ऐसी हवा समाती है, बशर बोलते हैं इंसान को, है ना, बशर की रूह को राहत की नींद आती है ना। राहत मतलब आराम से जो है आदमी जो है वो सोते हैं, है ना। बस एक आलम हो चार सिमत तारी, है ना, आलम कहते हैं दुनिया, है ना, न शोर और शर है न दुनिया की आहवजारी है। मतलब ऐसा महसूस होता कि जब उधर से शायर गुजर रहे हैं तो मतलब इतना सुकून है, इतना पुरसुकून वो महसूस कर रहे हैं, लग रहा है कि दुनिया में कोई जो है आहवजारी नहीं हो रही है, कोई रोना धोना नहीं, इतना मतलब सुकून माहौल है, इतना खुदा की कुदरत जो है ये पहाड़ी इलाके में जो है इतना मतलब अच्छा बेहतर जो है वो महसूस कर रहे हैं शायर। तो इसी चीज़ को जो है वो मनाजिर कुदरत में जो है पूरा बताने की कोशिश की है, इसलिए जो है इसे मंजरी शायरी मतलब अल्लाह की कुदरत को जो है अपने उसके नक्शे को जो है इस नज्म में खींचा है ना। तो ये रहा पूरा खुलासा जो मैंने आपके सामने पेश किया है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब इससे जो सवालात बनते हैं उसको हम लोग, सवाल नंबर 1 है, चकबस्त का इंतकाल कब और कहां हुआ? चकबस्त का इंतकाल कब और कहां हुआ? तो इसका जवाब है 1926 ईस्वी, 26 ईस्वी राय बरेली। जैसा कि मैंने बताया कि 1926 में वो किसी वकालत के लिए जो है वहाँ गए हुए थे बरेली में। तो जैसे ही रेलवे स्टेशन आए राय बरेली के, तो उनके दिमाग पर फालिज का असर हुआ, है ना, और उनका इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 2 है, चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की? तो उन्होंने बीए के बाद जो है वकालत की डिग्रियां हासिल की, बीए के बाद वकालत की डिग्रियां हासिल की। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ, है ना, किस बीमारी से उनकी वफात हुई? तो फालिज से, है ना, उनके दिमाग पर फालिज का लकवा का असर हुआ और उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, चकबस्त की कौन सी नज्म हमारे निसाब में शामिल है?
تو مناظر قدرت، جس کو مناظر فطرت بھی کہا جاتا ہے، مناظر قدرت یا مناظر فطرت ہے نا، یہ دونوں نام یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے چکبست کا پورا نام کیا تھا؟ تو ان کا پورا نام جو ہے پنڈت برج نارائن تھا، پنڈت برج نارائن، اور ان کا تخلص جو ہے وہ چکبست تھا۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ پورا سیشن جو ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر بہتر پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اپنے دوستوں کو بھی اس سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی استفادہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔